वेलकम बैक। आप लोगों को ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, जिस तरीके से मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात किया था न्यूटन सेकंड लॉ में, उसके आगे हम लोग इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा था, दो एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। मैंने आपको एक बॉल जो है जब वॉल के साथ टकराती है, एक बॉल जो है जब किसी वॉल के साथ टकराती है। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई बॉल है, ये हमारे पास वॉल है और हमारे पास ये कोई बॉल है। जब ये बॉल जो है इस वॉल के साथ टकराती है, तो ये जब टकराती है तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है और वो टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है। तो उस समय ना फोर्स के बारे में आप कुछ बता पाते हैं, ना आप टाइम के बारे में कुछ निश्चित तौर पे बता पाते हैं। तो अगर इन दोनों को निकालना हो ऐसे केसेस में जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत कम समय के लिए काम कर रहा हो, तो उसको हम कैसे बताएंगे वहां पे कितना फोर्स काम कर रहा है और कितने टाइम के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब कोई क्रिकेट का प्लेयर जो है बॉल को हिट करता है, बॉलर बॉल करता है, और जब कोई क्रिकेट का प्लेयर क्या करता है, बॉल को हिट करता है, तो बहुत छोटे से समय के लिए, जितनी देर में बॉल का और बैट का इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत हाई अमाउंट में फोर्स लगाता है। स्पेशली कुछ अच्छे प्लेयर्स, इनको तो पहचान ही रहे होंगे, बाउंड्री के बाहर मारते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। तो अगेन मैं बात करूं, बहुत फ्रैक्शंस ऑफ टाइम के लिए जो है बहुत हाई अमाउंट का फोर्स लगाते हैं, जिसके बारे में आप कुछ नहीं बता पाएंगे, उतने कम समय के लिए लगता है। लेकिन आप अब इसको लेकिन निकालना तो है ही है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे। ये जो नया टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसी फोर्स को जो बहुत कम समय के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में फोर्स काम करे, ऐसे फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। कोई नया फोर्स नहीं है ये, जैसे बाकी फोर्सेस को हम ट्रीट करते थे वैसे इम्पल्सिव फोर्स को भी ट्रीट करेंगे। आगे चल के कुछ इसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी तो वहाँ हम लोग देखेंगे, बट अभी के लिए जैसे हमारे पास पुश या पुल है, उसी तरीके से इसको भी हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इसी को इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स भी बोलते हैं। वैसे भी अपने इसको अगर एक सिंपल टर्म में बात करूं, जनरल टर्म में मैं बात करने की कोशिश करूं कि इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, कहते नहीं कि वो ही इज अ वेरी इम्पल्सिव पर्सन। कोई जो है बहुत इम्पल्सिव पर्सन है, उसका मतलब क्या हो गया, वो बिना सोचे विचारे क्या करता है, डिसीजन लेता है, यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वो डिसीजन ले लेता है। और जो कि बाद में क्या होना पड़ता है, पछताना भी पड़ता है, गलत भी हो जाता है। जैसे कि अगर आप लोग पुराने सीरियल्स में देखते होंगे तो लक्ष्मण लक्ष्मण के बारे में बोला जाए तो वो तुरंत ही क्या हो जाते थे, इम्पल्सिव पर्सन थे। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आप देखेंगे अपने आपके लाइफ में जिसमें आपने इम्पल्सिव होकर डिसीजन लिया। आप जा रहे हैं रास्ते में, जो है कोई लेना देना नहीं बाइक वाले से, लेकिन बस उसकी क्या हुई, हल्की सी टक्कर लगी, या रिक्शे या ठेले वाले की हल्की सी टक्कर लगी, बस आप उतरे और उसको मारने पीटने लगे। तो जबकि कोई लेना देना नहीं था, आपका भी कोई इंटेंशन नहीं था, बट ये जो है क्या बहुत इम्पल्सिव हो के आपने क्या किया, जिस काम के लिए, जरूरी काम के लिए जा रहे थे, वो छोड़ के पहले दूसरा काम निपटाने लगे। तो वैसे ही जहाँ पे बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स काम करता है, लार्ज फोर्स काम करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। इसमें टाइम और फोर्स को अलग नहीं किया जाएगा, फोर्स टाइम ड्यूरेशन को ही इम्पल्स बोलते हैं। इसको कैसे निकालेंगे इसी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। We sometime encounters examples where large force act for a very short duration produce finite change in momentum of the body। ऑब्वियस सी बात है, अभी जब इधर से ये जा रहा था, मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी, और इसका मास क्या था ऑब्जेक्ट का था। अभी ये क्या करेगा, यहाँ से टकराने के बाद जनरली जो है मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो पहले ये मोमेंटम की डायरेक्शन, टकराने के बाद पूरी तरीके से मोमेंटम की डायरेक्शन ही बदल गई। और अगर इलास्टिक कोलिजन है, अगर मैं इलास्टिक कोलिजन मानूं, कोलिजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी इलास्टिक कोलिजन का मतलब इतना समझ लीजिए कि जिसमें जो है एनर्जी का ना लॉस होता है ना एनर्जी गेन करती है, इलास्टिक कोलिजन हो गया। तो क्या करता है, जिस स्पीड से ये टकराता है उसी स्पीड से वापस लौटता है, लेकिन अभी तो डायरेक्शन तो बदल ही गई, जिसमें मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज। तो इजीली हम लोग कह सकते हैं, ना फोर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, ना टाइम के बारे में कुछ बता सकते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन चेंज इन मोमेंटम के बारे में तो हम लोग बता ही सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को तो हम देख ही रहे हैं, अब वो बदल गया। पहले जो है अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मानूं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये जा रहा था,
अभी ये वापस लौटने के बाद नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो गया, तो मोमेंटम में चेंज तो बोल ही सकते हैं। वही हमने कहा कि वी सम टाइम इनकाउंटर्स एग्जाम्पल्स वेयर लार्ज फोर्स एक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आइए एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां ध्यान से देखिए, व्हेन ए बॉल हिट्स ए वॉल एंड बाउंसेस बैक। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने टेनिस खेला हो, टेनिस के प्रैक्टिस के लिए आप लोग जानते हैं, सामने की तरफ एक वॉल होता है और आपके पास क्या होता है, टेनिस रैकेट होता है। उस टेनिस रैकेट के साथ क्या करते हैं, आप बॉल को हिट करते हैं, बॉल वापस से आती है, बॉल आप वापस से हिट करते हैं। तो चाहे इस रैकेट के साथ में जब बॉल का इंटरेक्शन होता है, चाहे इस वॉल के साथ में इंटरेक्शन होता है, तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जो है फोर्स लगता है। तो हम लोग एक कॉमन चीज़ इसको देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इसके क्या आ रहा है, मोमेंटम में चेंज आ रहा है। और स्पेशली जो है ऑब्जर्व करके क्या बता सकते हैं, मोमेंटम में चेंज आ रहा है। और स्पेशली क्या बता सकते हैं, मोमेंटम की डायरेक्शन में आ रहा है। इसके क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन जैसे हमने देखा मोमेंटम का बदल गया, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन बदल गया तो क्या हो गया, मोमेंटम बदल गया। वेरी शॉर्ट टाइम, देखिए बाउंसेस बैक द फोर्स ऑन द बॉल एंड द वॉल एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम when two are in contact, जब दोनों क्या थे, कांटेक्ट में, yet the force is large enough to reverse the momentum of the ball। और फोर्स तो इतना ज्यादा था ही, उसने क्या किया, मोमेंटम को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। यहाँ पे अगर इनकी बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम जनरेट करते हैं। अगर आप क्रिकेट के फैन होंगे तो आपको पता होगा कि 2011 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने जो है 6 मार के ही क्या किया था, जिताया था हम लोगों को। ये CSK की टी शर्ट है और इन प्लेयर का नाम जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है। तो क्या होता है, ऑफन इन दीज सिचुएशंस द फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। हाउएवर, क्या होता है, टाइम तो इतना फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का ये मैटर है कि टाइम को तो आप जो है माइक्रो सेकंड में ही मेज़र कर पाएंगे। और अगर हमको जनरली इसको मेज़र करना हो तो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट व्हिच इज द चेंज इन मोमेंटम। तो हमको अगर मेजर करना, हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम व्हिच इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज रिमेन ए मेजरेबल क्वांटिटी। तो इस केस में क्या हो जाता है कि हम लोगों को पता है मोमेंटम चेंज हो गया, और मोमेंटम के बाद हमको पता है कि एफ अप्लाइड जो होता है या एफ एक्सटर्नल जो होता है, सिंपली वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर हमको चेंज इन मोमेंटम पता चल जाए एफ इंटू डेल्टा टी, यही कह रहे हैं कि इस केस में जो है हम क्या कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इज द चेंज इन मोमेंटम विच इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी remains a measurable quantity, this product is called as impulse। तो इसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। लेकिन इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है, जरा इसको एक दो ग्राफ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। और इम्पल्स, इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्सिव फोर्स। या अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अब देखो, अगर इम्पल्सिव फोर्स की मैं बात करूं तो क्या उसकी यूनिट हो जाएगी, इम्पल्सिव फोर्स की अगर मैं बात करूं उसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है फोर्स टाइम ड्यूरेशन होता है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और इसका यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट सेकंड। तो ये क्या हो गया, न्यूटन सेकंड। ये देखिए, बहुत थोड़े से इसमें तब भी टाइम आपको ज़्यादा दिख रहा है, थोड़े से समय में कितना लार्ज अमाउंट का फोर्स एक्ट किया और ख़त्म हुआ। ये देखिए, सबसे बड़ी बात देखो कितनी तेजी से काम किया, और ये देखो वापस से जीरो पे आ गया फोर्स उसी इतने टाइम में, डेल्टा टी सेकंड में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। कोई भी फोर्स जो, अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फोर्स टाइम ड्यूरेशन एफ इंटू डेल्टा टी। और इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि डेल्टा टी टाइम में देखो कितना ज़्यादा फोर्स एक्ट किया, और जो है अब इसका यूनिट न्यूटन और सेकंड हो गया। वहीं मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, एम भी सबको पता है, मीटर पर सेकंड।
वेलोसिटी की यूनिट हो गई और मास का केजी हो गया, केजी मीटर पर सेकंड, और उसके बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया है, बात कर लिया। तो ये जरूर याद रखिएगा इम्पल्स के बारे में कि इम्पल्सिव फोर्स अगर निकालना है हमको, कुछ नहीं करना है हमको, केवल क्या निकाल लेना है, चेंज इन। इस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, तब इसको आपको क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर without changing its initial speed of 12 meter per second if the mass of the ball is 0.15 kg, determines the impulse imparted to the ball, assume linear motion of the ball। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो है इसकी हम लोग बात करें तो इस तरफ हमारा क्या हो गया, बैट्समैन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पिच हो गया। इस तरफ मान लेते हैं बैट्समैन है, यहाँ पे खेल रहा, इधर से क्या किया, बॉलर ने बॉल किया, ये बॉल आया तो बैट्समैन ने क्या किया, इसी की डायरेक्शन में हिट कर दिया। अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मान लूँ, तो जब बॉलर ने किया तो क्या हो गया वो, अगर बॉलर ने उसको उसकी तरफ भेजा तो अगर मैं क्या मान लूँ, अब बैट्समैन को इधर कर देते हैं सो दैट आपको और इजीली समझ में आ जाए। बैट्समैन को हमने इधर कर दिया, बॉलर को इधर कर दिया। पहले जब ये फेंक रहा था इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, जब ये वापस से हिट कर दिया तो क्या हो गया, माइनस यू हो गया। पहले तो इनिशियल, अगर पी इनिशियल की बात करें तो क्या हो गया, एम इंटू यू हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन। पी फाइनल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, एम इंटू यू हो गया। यू क्या हो गया, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो अपोजिट डायरेक्शन, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल माइनस एम यू, माइनस माइनस क्या कर दिया हमने, एम यू, तो कितना आ गया, 2 माइनस एम यू। तो वापस से किसकी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस एम यू का मतलब क्या हो गया, इधर बैट्समैन था, बैट्समैन से बॉलर की डायरेक्शन हो गई, बैट्समैन से बॉलर की डायरेक्शन हो गई। वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने नहीं दिया है, 2 एम यू अगर डायरेक्ट कर दें, 2 इंटू एम कितना हो गया इसका, 0.15 kg दिया है, और यू जो आपको दे रखा है 12 मीटर पर सेकंड दे रखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3.5 न्यूटन सेकंड, और डायरेक्शन इन द डायरेक्शन फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन इसीलिए आ रहा था। दिस इज एग्जाम्पल वेयर द फोर्स ऑन द बॉल बाय द बैट्समैन एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल आर डिफिकल्ट। ये क्या है, डिफिकल्ट है टू नो, बट इम्पल्स इज रेडिली कैलकुलेटेड। इम्पल्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम को क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब चेंज इन मोमेंटम हमको मिल गया तो देखिए न्यूटन सेकंड मिल गया, इतने सेकंड में पर सेकंड जो है इतने न्यूटन का क्या किया, काम किया हमारे पास। अब ये मिल गया तो समझ लीजिए आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा और टाइम भी मिल जाएगा। 1 सेकंड में कितने न्यूटन लगता है, 1 न्यूटन का फोर्स अगर 1 सेकंड में लगता है तो 1 न्यूटन सेकंड क्या हो जाता है भाई। यहाँ से अगर इसको डिफाइन करना चाहिए इम्पल्स को, इम्पल्स जो बराबर था किसके बराबर था, इम्पल्स हमारा बराबर था फोर्स टाइम ड्यूरेशन की, न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट थी। ध्यान से देखो, अगर हमने 1 न्यूटन का फोर्स जो है अगर काम किया, 1 सेकंड के लिए काम किया, तो जो इम्पल्स आया हमारा कितना आया, इम्पल्स को अगर मैं आई से डिनोट करूँ तो 1 न्यूटन सेकंड आया। तो अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 3.6 न्यूटन पर सेकंड काम करा, तो एक इम्पल्स तो 1 न्यूटन पर सेकंड काम करेगा, और ये जो है यहाँ पे कितना करा, 3.6, यानी कि इसके कंपेरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा फोर्स काम कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि इस इम्पल्स, क्योंकि हमने देखा कि जो इम्पल्स होता है वो भी क्या है, फोर्स टाइम ड्यूरेशन है। इस इम्पल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। क्या जो है यहाँ पे जो क्या इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इफ जो है क्वेश्चन है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप सभी को पता है क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड सेकेंड लॉ से, क्योंकि सेकेंड लॉ में हम सभी को पता है। इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम में मैं एक्सटर्नल या अप्लाइड इसको डिफरेंट में करना चाह रहा हूँ, तो क्या हो गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाएगा, एफ अप्लाइड। और तो नो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स नॉट इम्पल्स। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम of the object
which is also equal to the product of net force acting on the object and the time for which the force act, F into T के बराबर है। दोनों नहीं, लगभग आपको अपीयर दोनों होंगे, बट दोनों क्या है, यूनिट भी अलग है और जो है ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। अभी एक और न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, तो आपको क्या होगा एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें, ठीक है, टू आइडेंटिकल बिलियार्ड बॉल स्ट्राइक ए रिजिड वॉल with the same speed but at different angles and get reflected without any change in the speed as shown in the figure. What is, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द ईच बॉल। देखा आपने पूछ लिया इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बिलियार्ड बॉल है, दो बिलियार्ड बॉल हैं, वो एक रिजिड वॉल से टकराते हैं और वो डिफरेंट एंगल्स पे हैं। फिर कह रहे हैं एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द स्पीड, उनकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा एज सोन इन द फिगर, जैसे कि अभी फोटो में दिखाया गया था। आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे फोटो है हमारे पास, ये देखिए एक बिलियार्ड बॉल ये हो गया, ये हो गया। सपोज करते हैं ये 30 डिग्री पे क्वेश्चन में दिया गया है, 30 डिग्री पे फॉल कर रहा है, ये जो है बिल्कुल नॉर्मल फॉल कर रहा है। तो कह रहे हैं कि दोनों टकरा रहे हैं और आके वॉल से टकरा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास पहला, What is the direction of force on the wall due to each ball? और सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया the ratio of magnitude of impulses imparted to the ball by the wall। ठीक है, दोनों क्वेश्चन, पहले तो हमें देखिए फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। सबसे पहले तो फोर्स निकालोगे, फोर्स निकालना तो यहाँ मुश्किल है क्योंकि टाइम नहीं दिया, लेकिन डायरेक्शन जरूर बता सकते हो। क्यों? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम बता सकते हो, तो हम लोग बताएंगे। और इम्पल्स निकालेंगे पहले केस में, पहले वाले फिगर के केस में, दूसरे वाले फिगर के केस में, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ये भी हम लोग करेंगे इस क्वेश्चंस को आगे। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोगों ने अगर देखा हो ध्यान से, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड लॉ को पढ़ लिया। फर्स्ट और सेकेंड लॉ क्या हमको बताता है? फर्स्ट लॉ तो वही बताता है कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो जो है ऑब्जेक्ट के जो नेचर है ऑब्जेक्ट का, या तो रेस्ट में है या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। सेकेंड लॉ ने बताया कितना आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट के स्टेट में आपको चेंज करना है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करना है। तो वही यहाँ पे लिखा है, द फर्स्ट टू लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस मोशन एंड प्रोवाइड विद अस विद अ मेथड डिटरमाइनिंग द फोर्स। कैसे अप्लाइड फोर्स क्या करेगा, मोशन को चेंज करेगा। और हमको उसने क्या दिया था, एक फॉर्मूला दे दिया था, या फिजिकल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे दिया था, और जो कि फोर्स इनटू एक्सेलरेशन के बराबर था। या फिजिकल टू एम ए दिया था हमारे पास। अब डिपेंडिंग अपॉन या फिजिकल टू आपके पास जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, क्या इन्फॉर्मेशन उस टाइम दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, इसने क्या दे दिया था, वही इन्होंने बताया कि हाउ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन। कैसे अप्लाइड फोर्स क्या करता है, मोशन को चेंज करता है विद ए मेथड डिटरमाइनिंग द फोर्स। और हम लोगों को क्या था, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कितना चेंज आया वो पता चल जाए, तो हम लोग कितना फोर्स लगा था वो भी मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते थे। न्यूटन्स द सेकेंड लॉ रिलेट्स एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी एंड इट्स एक्सिलरेशन। वो तो हम लोगों ने देख ही लिया, बात तो वही हुई। चाहे स्टेट ऑफ मोशन चेंज करे, चाहे जो है स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करे, वो क्या कर सकता है, फिजिकल टू एम। ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स किसको रिलेट कर रहा है, अप्लाइड फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को, किसके साथ, एक्सेलरेशन पे। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। अब हम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि what is the origin of external force on the body।
या थोड़ा और इसको अच्छे तरीके से क्या पूछ सकते हैं, व्हाट एजेंसी प्रोवाइड्स द एक्सटर्नल फोर्स। इसका आंसर, अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना हो तो जो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ाया था, जरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैंने जब शुरू किया था तमाम एग्जांपल्स आपको दिए थे, अगर आपको याद हो वन बाय वन सारे एग्जांपल्स में जाके देख लेंगे तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। पहला एग्जांपल जो मैंने बताया था कि एक फुटबॉल रेस्ट पे पड़ा है, अगर उसको मोशन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, समवन मस्ट किक इट, किसी को ये क्या करेगा, किक करेगा, कोई किक करेगा। उसके बाद मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि आप एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, अगेन क्या हुआ, आप और स्टोन दोनों ही कांटेक्ट में आए। तो वही पूछ रहा, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, व्हाट एजेंसी प्रोवाइड्स द एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कोई एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए। जैसे पहले केस में क्या था, फुटबॉलर हो सकता है या कोई सिंपल पर्सन हो सकता है, बॉल को उछालने के लिए कोई दूसरा पर्सन होगा, यानी कि अदर बॉडी होनी ही होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया कि अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, अदर बॉडी होनी चाहिए जो क्या करे, उस एक्सटर्नल फोर्स को लगाए। जैसे यहाँ फुटबॉल पे कौन लगा रहा है, तो हमें इसका आंसर मिल गया, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। उसका रीजन क्या है, कोई अदर बॉडी, अदर बॉडी होनी चाहिए। व्हाट प्रोवाइड्स द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि कोई ना कोई अदर बॉडी होना चाहिए। The simple answer is the external force on a body always arises due to the some other body। obvious सी बात है, some other body के कारण क्या करती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं या इसको जो है अगर आपको उठाना है, वेट लिफ्टिंग करनी है, यहाँ पे आप ये देखिएगा कि जो है अगर यहाँ पे देखिए इन्होंने वेट लिफ्टिंग की है तो इसके ऊपर जो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा होगा। इसने कितने तरफ लगाया, ऊपर की तरफ लगाया, मस्कुलर फोर्स लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यानी कि कहीं ना कहीं क्या है कि हमें एक और बॉडी की, अदर बॉडी की जरूरत पड़ी। एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज अराइजेज ड्यू टू द अदर बॉडी। अदर बॉडी के कारण क्या होता है, अराइज होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से थोड़ा और डिटेल में समझने की इसको कोशिश करते हैं। कंसीडर ए पेयर ऑफ बॉडीज ए एंड बी, बी गिव्स राइज टू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए। ए नेचुरल क्वेश्चन अराइज, डज ए इन टर्न्स गिव्स द राइज टू एन एक्सटर्नल फोर्स टू बी। कह रहे हैं कि जो फुटबॉलर है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, अगर फुटबॉलर ने बॉल पे जो है फोर्स लगाया है तो क्या बॉल भी फुटबॉलर पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर टू बॉडीज, ए पेयर ऑफ बॉडीज ए और बी हमने कंसीडर किया। टू बॉडीज, ए हो गया एंड ये क्या हो गया, बी हो गया। और अभी हमने देख लिया कि एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए दूसरी बॉडी चाहिए। तो वही क्वेश्चन है, इफ बी गिव्स राइज टू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए, अगर बी क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, तो नेचुरल क्वेश्चन अराइज, डज ए इन टर्न्स गिव्स राइज टू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी। इन सम एग्जाम्पल द आंसर सीम्स क्लियर। इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करेंगे। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, इतनी जल्दी इसके कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे दिखाते हैं। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या मैं कर रहा हूँ, तेजी के साथ क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। तो क्या आपको पता चलेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है, मेरा हाथ लगा रहा है, लेकिन आपके हाथ के ऊपर भी क्या फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है, सोच के आंसर दीजिएगा। दूसरा, किसी ने इस तरीके से स्प्रिंग को रखा, अब क्या कर रहा है, स्प्रिंग को तेजी के साथ पुश कर रहा है, वो अंदर के साथ अंदर की तरफ क्या कर रहा है, दबा रहा है, स्प्रिंग को प्रेशर दे रहा है। तो जब अंदर की तरफ ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो क्या ध्यान से देखिए कि क्या हाथ पे भी फोर्स उसको फील होगा इंटर्न, क्या स्प्रिंग भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा हाथ के ऊपर। तो जिसने भी इसको किया होगा बहुत क्लियर हो गया होगा उसको, जी हाँ इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्या, इसको बहुत सिंपल तरीके से, और अगर बहुत बड़े स्प्रिंग नहीं, बहुत छोटी सी स्प्रिंग है, इफ़ यू प्रेस ए कॉइल्ड स्प्रिंग, अगर आप क्या करते हैं, कॉइल्ड स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड स्प्रिंग बाय द फोर्स ऑफ योर हैंड। स्प्रिंग क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो जाता है, क्योंकि आपने क्या कराया, फोर्स लगाया। द स्प्रिंग इन टर्न्स एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन योर हैंड एंड यू कैन फील इट। ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। और जैसे आप हटाओगे क्या करेगा, स्प्रिंग ऊपर की तरफ बहुत तेज उछल के जाएगा।
तो यहाँ पे आपको क्या आंसर मिला? जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया था, ऑब्जेक्ट ए और बी को, अगर बी जो है ए पे फोर्स लगा रहा है तो क्या ए भी बी पे वापस से फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं? इस केस में तो हमको बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि हाँ लगा रहा है। ऐसे कई सारे केस देख के फिर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। यहाँ देखते हैं, टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टूगेदर। हमने क्या किया, दो स्प्रिंग बैलेंस को, इसके बेस को इधर वॉल के साथ हिट किया है और इधर जो है हाथ के साथ में खींच रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो जब मैंने इधर से इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये जितना ये इधर जो है स्प्रिंग बैलेंस है, जो कुछ ना कुछ ये रीडिंग दिखा रही होगी, तो जितना ये रीडिंग इधर देखिए कितना दिखा रहा है, 3 न्यूटन का दिखा रहा है। और इधर हम लोग देखेंगे तो वापस इस पे इंटर्न पे कितना लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमने 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया तो ये वॉल के द्वारा 3 न्यूटन का फोर्स किधर लगा रहा है, इधर लग रहा है। यानी कि यहाँ से भी क्या है, एविडेंट है, क्लियर है कि जो है वापस अगर ए जो है बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी भी क्या लगा रहा है, ए पे लगा रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्सेज लग रहा है, एक और बात हम लोग क्या समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो फोर्सेज लग रहे हैं, यानी कि अगर जो स्प्रिंग पे हम लोग जो फोर्स लगा रहे थे, अगर हम वो 3 न्यूटन का लगा रहे हैं तो वापस स्प्रिंग भी क्या कर रहा है, 3 न्यूटन ही लगा रहा है। अब इसमें से किसी को भी आप एक्शन फोर्स बोल दीजिए और दूसरे को क्या बोल दीजिए, रिएक्शन फोर्स बोल दीजिए। वही यहाँ पे लिखा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। वो क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्प्रिंग पे इस तरीके से स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हैं तेजी के साथ, तो अगर आप अंदर की तरफ स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे हैं तो स्प्रिंग क्या कर रहा है, बाहर की तरफ आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। When a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet and the bullet exerts an equal and opposite force on the gun। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यूपी बिहार में हैं, यूपी बिहार जैसे क्षेत्र में हैं, तो आपने गन तो जरूर ही चलाया होगा, किसी के ऊपर नहीं, शादियों में खुशी से। हाँ, हमारे यहाँ एक ये भी जो है रिवाज है, एक कल्चर है कि शादियों में जो है हम लोग खुशी में गोले तमाशे इन सब का भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और गन से फायर भी करते हैं। अगर आपने किया होगा, और अगर संभाल के नहीं किया होगा, अगर कमज़ोर कंधे होंगे तो वो कंधे क्या कर सकते हैं, आपके कंधे पे बहुत तेज़ी के साथ चोट लग सकता है। आपने एक वो भी तो देखा होगा कि जो गन पकड़ना, जो उसने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, इसके साथ में एक कॉमेडी होती है गन के साथ में, तो वो क्या करता है, जब निशाने को जो है बिल्कुल लगा रहा था तो गन को आँख के पास किया होता है। जो फिजिक्स नहीं, जिसको नहीं पता होता, जिसको फिजिक्स पता होती है वो कंधे के पास रखता है, बट को जो है कंधे के पास, इस तरीके से। ये तो मान लीजिए हमारे पास छोटी गन है, तो उसको क्या करता है, जब उसके बाद बुलेट चलाता है, थोड़ी देर बाद जब वापस से फोटो आती है, जो फिजिक्स पढ़ा होता है और बिल्कुल सही सलामत होता है, और जो फिजिक्स नहीं पढ़ा होता है वो इसकी एक आँख में क्या लगी होती है, पट्टी लगी होती है, क्योंकि उसको फिजिक्स नहीं पढ़ा है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स होगा। जब क्या करेंगे, जब गन बुलेट पे फोर्स लगाएगी तो बुलेट वापस से गन पे लगाएगी, जिसके कारण गन रिकॉइल होगा। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, रिकॉइल होगा और उसकी आँख में लगेगा तो आँख तो चली जाएगी, कंधे पे लगेगा तो बच जाएगा कंधे पे, तो कंधा मजबूत होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारा गन हो गया, गन ने क्या किया, बुलेट पे फोर्स लगाया और बुलेट ने वापस से क्या किया, इंटर्न में रिकॉइल किया इसने। अब ये आप जिसने भी चलाया होगा उसको पता होगा, बहुत तेजी के साथ ये रिकॉइल करता है। जिसको नहीं पता है वो बहुत हल्के फुल्के, अगर कमजोर जो है कलई है तो आप लोग इन छोटे मोटे कट्टों को मत चलाइएगा। ये क्या करता है, वापस की तरफ। अब किसी को भी क्या कह सकते हैं आप, रिएक्शन फोर्स। इधर वाले को अगर आप एक्शन फोर्स बोल रहे हैं तो इधर वाले को रिएक्शन फोर्स बोल दीजिए, और अगर फोर्स ऑन द बुलेट को रिएक्शन फोर्स बोल रहे हैं तो इसको क्या बोल दीजिए। वैसे नॉर्मली इसको एक्शन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। तो अगर ये क्या करेगा, एक्शन रिएक्शन। वापस से अगर हम लोग देखें, ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ द गन। अगर ध्यान से देखें, गन क्या करता है, फॉरवर्ड फोर्स लगता है और गन क्या करता है, पीछे की तरफ रिकॉइल। यानी कि अब वापस से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि एक्शन और रिएक्शन, दो फोर्स एक साथ में ही काम कर रहा है। अगर तुरंत ही कॉइल पे क्या कर रहा है, गन बुलेट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जिसको हमने एक्शन फोर्स बोला, और तुरंत ही गन हमारा क्या कर रहा है, रिकॉइल कर रहा है। रिकॉइल का मतलब वापस आ रहा है।
तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो हमारे पास, जो मैंने एक अवधारणा, जो हमने शुरू में एक एग्जाम्पल कंसीडर किया था, हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है और हमारे पास बी ऑब्जेक्ट है, और बी क्या कर रहा है, ए पे फोर्स लगा रहा है। तो ए बी क्या कर रहा है, बी पे फोर्स लगा रहा है, और कैसे लगा रहा है, इमीडिएट लगा रहा है। और एक को हम क्या बोलेंगे, इसमें से किसी एक को आप एक्शन फोर्स बोल दीजिए, दूसरे को क्या आप बोल दीजिए, रिएक्शन फोर्स बोल दीजिए। यानी कि अभी तक जो हमारा आंसर आ रहा था कि जो है क्या बी अगर ए पे फोर्स लगा रहा है, क्या वापस ए बी पे लगाएगा, तो इसका आंसर हो गया हाँ बिल्कुल लगाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें ये चीज़ एविडेंट हो जाएगा। थोड़ा जो न्यूटन्स ने कंक्लूजन निकाला उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। यहाँ पे एक सेलर की अगर मैं बात करूँ, ये सभी ने किया होगा, किसी ने भी अगर संगम पे या सरयू पे रो किया होगा, रोइंग किया होगा, फेरी किया होगा बोट के द्वारा, इसको सभी ने फील किया होगा कि जब आप बोट से बाहर की तरफ आते हैं और बोट से बाहर की तरफ आप जंप करते हैं तो बोट क्या करता है, पीछे की तरफ जाता है। पीछे की तरफ अगर जाता है तो अगर इसको एक्शन फोर्स मान लें, अगर आपने क्या करें, आप आगे की तरफ जंप करते हैं, अगर इस वाले को क्या मान ले, एक्शन फोर्स मान ले, आपने एक्शन किस तरफ किया, बाहर आने के लिए बोट से, और बोट क्या करता है, पीछे की तरफ रिकॉइल करता है या पीछे की तरफ जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। यानी कि तुरंत ही काम किया इसमें जो है। द सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप किया। सेलर जंप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द बोट मूव इन बैकवर्ड, बोट क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, अगर ये क्या हो गया, आपका एक्शन फोर्स हो गया, तो बोट जो पीछे की तरफ जाएगा वो हमारा क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया। फोर्स ऑन मैन क्या हो जाएगा, रिएक्शन, फोर्स ऑन द बोट एक्शन। किसी को जो आप अगर आप एक्शन मान रहे हैं तो दूसरे को आप क्या करिए, ऑटोमेटिकली वापस हमने देखा कि क्या किया, एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स। अगर हमने बोट पे फोर्स लगाया तो बोट ने क्या किया, हमारे ऊपर फोर्स लगाया, जिसके द्वारा हमने क्या किया, इजिली जंप किया। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये अगर आपने देखा होगा, टू चिल्ड्रन स्टैंड्स ऑन ए सेपरेट कार्ट्स, ये क्या है, दोनों कार्ट्स पे क्या है, मौजूद है। अगर ये क्या करेगा, इसके हाथ में अगर आप ध्यान से देखें तो एक क्या है, छोटा सा पैकेट है जिसमें कुछ मांस रखा हुआ है। ये क्या करता है, जब इसको क्या करेगा, इसको डिलीवर करेगा, तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ क्या करेगा, झुकेगा। तो क्या हो जाएगा, एक इसमें से एक्शन फोर्स हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। इसको आपको क्या मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या करेगा, कुछ पीछे की तरफ जाएगा, तो जब आगे की तरफ झुकेगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा। यानी कि ये क्या हुआ, अनबैलेंस हुआ। जब इसने क्या किया, इनको दिया इसको, तो ये क्या हुआ, आगे की तरफ झुकेगा, इस तरीके से इसको देगा, तो क्या करेगा, जो जिस पे ये खड़ा है इसके जो बैलेंस फोर्स है वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो जिसके कारण इसमें क्या आएंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स आएंगे। यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन ए रोड। आप देखिए, अगर स्टेशनरी रहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाए, तो जो हम लोग जिस सरफेस पे रहते हैं, नीचे की तरफ क्या काम करता है, वेट हमारा काम करता है, और ऊपर की तरफ क्या काम करता है, नॉर्मल रिएक्शन काम करता है। क्योंकि ये स्टेशनरी स्टेट है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, वेट और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एंड वेट क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तभी ये ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, रेस्ट में दिखाई पड़ रहा है। अब इसी को ध्यान से देखते हैं। अब जब आप क्या करते हैं, एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड, जब आप चलने की कोशिश करते हैं, मैन वॉकिंग ऑन द रोड, फोर्स ऑन द फुट क्या हो गया, फोर्स ऑन द, जब आप क्या करोगे, चलने की कोशिश करोगे तो आप ग्राउंड पे क्या करोगे, एक्शन फोर्स लगाओगे, तो ग्राउंड वापस से क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तभी आप क्या कर पा रहे हो, चल पा रहे हो। किसी एक को भी आप क्या बोल सकते हो, एक्शन फोर्स बोल सकते हो, किसी एक को भी आप क्या बोल सकते हो, रिएक्शन फोर्स बोल सकते हो। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं उस क्वेश्चन के आंसर की, हाँ जो है, कई हमने वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स लिए, इनमें तो ऐसे एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसमें बहुत ही एविडेंट है कि जो है, अगर बी जो है ए पे फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट जो है, तो ए भी क्या करेगा, इंस्टेंट उतना ही फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, ए पे भी लगाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं और कंक्लूड करेंगे हम लोग, इफ यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट, इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन ए रोड, यू मस्ट एक्सिलरेट। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब आप रेस्ट से आगे आएंगे तो क्या करेंगे, अपने जो है स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेंगे, तो एक्सिलरेट करेंगे आप, वेलोसिटी में चेंज करेंगे आप, रेस्ट से मोशन में आप आए, तो यू मस्ट एक्सिलरेट
एंड दिस रिक्वायर्स ए फोर्स, ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन आएगा तो न्यूटन सेकंड लॉ से सबको पता है एफ इंटू ए, जब भी एक्सेलरेशन इस मास में आएगा तो कहीं ना कहीं वो क्या लगा होगा एफ एक्सटर्नल, यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स ए फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हिच इज दिस फोर्स. Is it a muscular effort you exerts on the road? Is it in the direction we intend to move? No. You push the road below backward. The road exerts an equal and opposite force on your feet to make you move forward. Obvious सी बात है, यहाँ पे मैं पहले भी इसको समझा चुका हूँ कि जो है जब आप रोड पे क्या कर रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं तो रोड भी आपके क्या कर रहा है उतने ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, तभी आप क्या कर पा रहे हैं आगे की तरफ मूव कर पा रहे हैं. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक छोटा सा नोट बनाएंगे, फिर न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ क्या करेंगे कंक्लूड करेंगे हम लोग. It is important to note that even though the action and reaction forces always equal in magnitude, वो स्प्रिंग वाले से तो बिल्कुल ही क्लियर था कि जो है एक्शन, एक को मैंने एक्शन बोल दिया था एक रिएक्शन बोल दिया था, तो जो एक्शन फोर्स था स्प्रिंग वाले केस में हमारे पास तो वो क्या था 3 न्यूटन था, और अगर इसको मैं इधर बोल दूँ तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, और रिएक्शन फोर्स जो था किसी को भी बोल दो 3 न्यूटन था, लेकिन उसको अगर हम लोग बोले तो माइनस एक्स डायरेक्शन में हो गया, तो क्या था इक्वल एंड अपोजिट था. दीज फोर्सेज मे नॉट प्रोड्यूस एक्सीलरेशंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स. अब कई बार क्या होता है कि हमने देखा कि फोर्सेज जो भी अप्लाइड फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या करता है वही रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए. तो कई बार क्या होता है कि दोनों जो हमारे पास एक्शन दो बॉडीज होते हैं, ठीक है, दोनों की कोई जरूरी नहीं मास सेम हो, m1 और m2 हो सकते हैं. भाई आप किसी भी केस ले लीजिए, जो भी हमने एग्जांपल बताया, चाहे आप जो है मैन और अर्थ का केस ले लें, अर्थ कितना ज़्यादा मैसिव है, मैन क्या है बिल्कुल उसके काम सामने क्या है बिल्कुल छोटा है. स्प्रिंग वाले केस में ले लें, आदमी जो है वॉल से एक तरफ वॉल से कनेक्ट था, एक तरफ इंसान क्या कर रहा है तेजी के साथ खींच रहा है. सिलर और बोट का ले लें, सबके मास क्या हो सकते हैं डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों की वेलोसिटी में सेम चेंज आए ऐसा पॉसिबल नहीं. यानी वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दीज फोर्सेज मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी. मान लो दोनों रेस्ट में थे इनिशियल में, जैसे सिलर और बोट का एग्जांपल आप ले लो, तो जब इंसान क्या करेगा वो तेजी के साथ जंप करके आगे निकल जाएगा, लेकिन बोट तो बहुत बड़ी होती है. अब हो सकता है ह्यूमन जो है ज़्यादा एक्सेलरेशन ज़्यादा उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाए क्योंकि पहले रेस्ट से तेजी से आ जाए, लेकिन बोट क्या करे थोड़ी भी दूर ना जाए. क्यों? क्योंकि बोट की मास क्या है ज़्यादा है. वही कह रहे हैं कि जो बोट के वेलोसिटी में चेंज आएगा या उसके जो एक्सेलरेशन आएगा इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं होंगे. दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट. क्या कह रहा है कि हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे. एक्शन फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा होगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 2 पॉइंट, एक तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे होंगे. एक को मैंने पहले भी बता दिया, एक को ए मान लेते हैं एक को बी मान लेते हैं, और दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे. दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट ऑन ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट में हैव अ डिफरेंट मास. और इसको हम क्या देख सकते हैं सेकंड लॉ के फॉर्मूले से भी देख सकते हैं. एफ इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इजिकल टू क्या कर रहे हैं एफ अपॉन एम. अब आप बताइए जिसका मास ज़्यादा होगा यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो गया बढ़ गया, तो पूरे की वैल्यू क्या होगी कम आ गई, वो कम एक्सेलरेट करेगा. जैसे बोट के केस में बोट थोड़ा पीछे जाएगा, और वही जो है ह्यूमंस का अगर मास रख लेंगे तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि उसका मास क्या है कम है, और फोर्स तो क्या है सेम ही है इक्वल एंड अपोजिट है. तो इस पॉइंट को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, और इस फॉर्मूले से भी जो है आप के दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए. बट ये पॉइंट कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट जो है हमने क्या किया क्लियर तौर से आपको बताया. आगे देखते हैं हम लोग. बट व्हाट इफ बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट. अभी तक हमने देखा कि जितनी भी बॉडीज थे वो क्या था एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, सब इक्वल एंड क्या लगा रहे थे अपोजिट फोर्स लगा रहे थे. अभी तक जो भी थे बॉडीज कांटेक्ट में थे, दोनों ए और बी को जिनको मैं कंसिडर करता था. लेकिन हमने जब फर्स्ट लॉ पढ़ाया था तब भी बॉडी इन कांटेक्ट बॉडी इन नॉन कांटेक्ट दोनों का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था. व्हाट इफ बॉडी आर नॉट इन कांटेक्ट
द अर्थ पुल्स ए स्टोन डाउनवर्ड, एग्जाम्पल देखते हैं तब वहां से समझने की कोशिश करेंगे। बट व्हाट इफ बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, द अर्थ पुल्स ए स्टोन डाउनवर्ड ड्यू टू अ ग्रेविटी। कोई भी जो स्टोन है उसको क्या कर रहा है, अर्थ ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ खींच रहा है। ये तो हमको सीधे सीधे देखने को मिलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो हमको बहुत ही क्लियर होता है। डज द स्टोन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द अर्थ, यहाँ पे क्या स्टोन भी उतना ही फोर्स लगाएगा अर्थ पे? ये तो हमको देखने को नहीं मिलता। कभी हम ये नहीं देखते कि हमारा जो स्टोन है वो क्या किया, अर्थ की तरफ चला है। इसका कारण क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नोट बनवाया कि ए जो है वो किसके बराबर है, एफ अपॉन एम के। तो अगर यहाँ से ध्यान दें तो जो ये मास है, ये बॉल का मास क्या है, बहुत ही कम है। तो जो एक्सेलरेशन आएगा बॉल में बहुत ज़्यादा आएगा। बॉल का एक्सेलरेशन चूंकि डिनोमिनेटर क्या हुआ, कम हुआ। और वहीं पे अगर अर्थ का देखें, मास बहुत हाई है, बहुत हाई है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा, मास डिनोमिनेटर बहुत बढ़ गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी। यानी कि आप बॉल को तो देखते हैं लेकिन अर्थ क्या है, साइज में बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव है, इसलिए आप क्या करते हैं, ऐसा जनरली आप नहीं देखते। द आंसर इज नॉट ऑब्वियस सिंस वी हार्डली सी द इफेक्ट ऑफ स्टोन ऑन द अर्थ। इसलिए हम लोग जो है हमेशा बॉल को ही अर्थ की तरफ गिरते देखते हैं। इसको सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला से। और ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आना ही चाहिए था अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, कि अगर जो है अर्थ हमारा जो है हमेशा हर चीज़ क्या करती है, जितनी अर्थ के आसपास ऑब्जेक्ट हैं वो सब क्या कर रहे हैं, अर्थ की तरफ गिर रहे हैं। तो जो आपको फोर्स लग रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, उस बॉल के द्वारा भी क्या लगाना चाहिए, उतना। लेकिन चूंकि उसका मास क्या है, बहुत कम है, तो अर्थ में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा बहुत बहुत, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा बहुत कम आएगा। ये बहुत ही इंट्यूटिव नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंट्यूटिव नहीं आप समझ पाएंगे। क्योंकि एक कॉमन माइंड जो होगा वो सोचेगा कि ठीक है भाई, जो अर्थ जितना फोर्स जो है बॉल पे लगा रहा है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, बॉल भी उतना क्या लगाना चाहिए, अर्थ पे लगाना चाहिए। तो अर्थ खींचना चाहिए बॉल को, लेकिन वो इस फैक्टर को भूल जाता है, मास वाले फैक्टर को भूल जाता है। अगर मास के फैक्टर को वो कंक्लूड करेगा, वो इंक्लूड करेगा और थोड़ा सा टाइम लगा के इसके बारे में समझने की कोशिश करेगा, तो वो देखेगा कि नहीं, मास चूंकि अर्थ का बहुत ज़्यादा है। तो जो बॉल पे मान लो बॉल है, मान लेते हैं 5 kg का हमारा बॉल है, ठीक है, और जी की वैल्यू क्या है, 10 है। तो टोटल कितना आ गया, 50 न्यूटन का बॉल पे फोर्स लग रहा है। अब अर्थ पे अगर तुम 50 न्यूटन का लगाओगे तो 50 न्यूटन का 5 kg पे लगेगा, तब तो चलो मान लो 10 मीटर पर सेकंड। इसमें जो है आप देख सकते हैं, आपको मास पता है और जी पता है, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स पता है तो आपको कि एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड का है। लेकिन अगर यही 50 न्यूटन पे, और अर्थ का मास कितना है, 10 टू द पावर 24 kg के आसपास। समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत कम आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस इफेक्ट को नहीं देख पाते। बट यही चीज़ है जो हम लोगों की सोच से न्यूटन की सोच को अलग बनाता है। उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसने इस चीज़ को फील किया, उसने इस चीज़ को समझा, फिर उसने कहा। अब देखते हैं न्यूटन का क्या आंसर था इस चीज़ को लेके, हम लोगों का क्या आंसर होता, तुरंत हो जाता कि नहीं। द आंसर अकॉर्डिंग टू न्यूटन इज यस। न्यूटन ने कहा हाँ बिल्कुल, फोर्स जितना अर्थ जो है बॉल पे फोर्स लगाता है, उतना ही बॉल क्या करता है, अर्थ पे फोर्स लगाता है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। द स्टोन डज एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ, वी डू नॉट नोटिस इट बिकॉज द मैसिव एंड इफेक्ट, बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज वेरी मैसिव। अगर अर्थ की मास की बात की जाए तो क्या है, काफी ज्यादा मैसिव है। अर्थ का जो मास है, द अर्थ इज वेरी मैसिव, अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा मैसिव है। एंड द इफेक्ट ऑफ स्मॉल फोर्स ऑन इट्स मोशन इज नेग्लिजिबल। 50 न्यूटन का फोर्स अर्थ पे क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। 50 न्यूटन फोर्स तो जो है डोर खोलने में लग जाता है, इतने वो 10 टू द पावर 24 kg।
इतने हाई मैग्नीट्यूड के मास में कोई भी चेंज क्या करेगा, नहीं ला पाएगा। तो जो है न्यूटन्स लॉ पे, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ को कंक्लूड करेंगे, न्यूटन्स लॉ के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अब न्यूटन्स लॉ को हमने पढ़ लिया है, तो इसके बेसिस पे हमने कहा था आपको इम्पल्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपको फोर्स कैलकुलेट करके दिखाएंगे, फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करके दिखाएंगे और इम्पल्स को आपको समझाएंगे। तो आइए उस क्वेश्चन को करते हैं। यही क्वेश्चन था हमारे पास। तो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है और इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन का जो फोटो है वो यहाँ पे है। कह रहे हैं 2 बिलियर्ड बॉल है, एक हमारे पास जो है ये है, सेम मास के हैं, आइडेंटिकल मास के। एक बिलियर्ड बॉल क्या हो गया, ये हो गया, दूसरा बिलियर्ड बॉल ये हो गया। वॉल के साथ अलग अलग एंगल्स पे टकरा रहे हैं। एक इस तरीके से दिया गया जो कि वॉल से नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल यूं टकरा रहा है और यूं वापस आ रहा है बिना किसी एंगल के चेंज किए। और दूसरा क्या कर रहा है, ये 30 डिग्री पे आ रहा है। आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होगा, तो 30 डिग्री पे आ रहा है, टकरा के ये रिफ्लेक्ट करके 30 डिग्री पे जा रहा है। तो आपको जो फाइंड आउट करना है एट डिफरेंट एंगल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल स्ट्राइक ए रिजिड वॉल विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स। वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल। एक में आपने देखा हो बिल्कुल क्या कर रहा है, नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पे टकरा रहा है, 30 डिग्री पे, एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। अगर u इनिशियल स्पीड थी तो टकराने के बाद भी ये क्वेश्चन में बोला गया है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन है। जब कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या है, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। फोटो में आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसकी स्पीड u थी, यहाँ से देखिए u ये जाते हुए स्पीड दिखाई गई है आपको, इस तरीके से ये u स्पीड दिखाई गई। वापस से ये देखिए u से टकराया और u से ही क्या हुआ है, ये रिफ्लेक्ट हुआ है। अब पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच वॉल। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल। ठीक है, दोनों का वो तो इम्पल्स निकालने के बाद दोनों को क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर पहला केस की हम लोग बात करें, हमने क्या किया, इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव एक्सिस हो गया। तो अगर मैं पहले ही बिलियर्ड बॉल के लिए केस फर्स्ट के लिए बात करूं, पी आई इनिशियल बात करूं, तो अगर इस एक तरफ हमने पॉजिटिव लिया है, मास एम है बिलियर्ड बॉल का, तो एम इंटू यू हो गया। और अगर पी फाइनल की मैं बात करूं, तो वापस से जब वापस आ रहा है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन था और ये क्या था, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन था। तो क्या हो जाएगा, माइनस एम इंटू यू हो गया। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें, ये मोमेंटम फाइनल था, चेंज इन मोमेंटम की बात करें, देखिए चेंज इन मोमेंटम ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और इम्पल्स के बारे में आपको पता है, इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो चेंज इन मोमेंटम अगर मैं बात करूं पहले केस के लिए, तो P फाइनल माइनस क्या हो गया, P इनिशियल माइनस एम यू माइनस एम यू हो गया, कितने के बराबर हो गया, माइनस 2mu के बराबर हो गया। ये तो हमने किसकी बात की, एक्स एक्सिस की बात की। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, एक्स और वाई एक्सिस, क्योंकि ये प्लेन का केस है, तो वाई एक्सिस की अगर मैं बात करें, तो पहले वाले केस में अगर ये हमारा क्या था, अगर इसको देखें तो ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा था, ये एक्स एक्सिस चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस पे बात कर रहा था। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस पे इन सारी चीज़ों की बात करूँ, तो वाई एक्सिस पे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो पी इनिशियल वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पी फाइनल भी क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के केस में जीरो हो जाएगा। तो जो चेंज होगा डेल्टा पी में, पी एफ माइनस पी आई, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, वाई एक्सिस पे कुछ है ही नहीं, तो वाई एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया। अब देखिए हमें क्या मिल गया, इम्पल्स मिल गया। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया है रेशियो, पहले डायरेक्शन में मिल गया। और
दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द, हमको क्या करना, पहले का इम्पल्स निकालना है, दूसरे का, फिर दोनों मैग्नीट्यूड का क्या कर देना है, रेशियो कर देना है, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन बताना। अब इस केस में अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम क्या है। अब चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली डायरेक्शन हो गई, क्योंकि -2mu आया, तो फोर्स की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्मल फ्रॉम द वॉल, वॉल से क्या हो जाएगी, नॉर्मल, जो ऐसे ये है, तो चेंज इन तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। अब फोर्स की अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो यहाँ पे तो टाइम दिया नहीं है, अगर फोर्स के तो फोर्स की मैग्नीट्यूड को निकालना यहाँ पॉसिबल नहीं है अगर मैग्नीट्यूड दिया होता, क्योंकि हमको पता है इम्पल्स का फॉर्मूला, इम्पल्स जो है इस केस में क्या हो गया, नॉर्मल हो गया फोर्स, तो इम्पल्स फोर्स इंटू डेल्टा टी, अगर ये दिया होता तो हमारा काम हो जाता। यही किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के, तो हम क्या करते, चेंज इन मोमेंटम की जगह क्या रखते, जो हमारी ये वैल्यू आई है एक्स एक्सिस पे, अगर ये चेंज इन मोमेंटम मिल जाता है या फिर इंटू टी डेल्टा टी जैसे दिया होता, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते, फोर्स निकालेंगे। लेकिन डायरेक्शन को हमको पता है कि जो इम्पल्स की डायरेक्शन होगी इस केस में वो किसकी डायरेक्शन होगी, चेंज इन मोमेंटम की होगी, डायरेक्शन होगी। और चेंज इन मोमेंटम क्या था, पहले इस डायरेक्शन में था, बिल्कुल नॉर्मल है, वॉल के नॉर्मल है, पहले केस में नॉर्मल हो गया। दूसरे केस में देखिए, जो अगर जनरल जो ऑब्जर्व करेंगे इसको, तो इसको भी केस में बोलेंगे कि जो है दूसरे वाले केस में क्या होगा, किसी एंगल पे होगा, लेकिन इसका आंसर भी क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल पे ही होने वाला ही है। ठीक है, इसमें भी चेंज इन जो फोर्स की डायरेक्शन होने वाली है वो क्या होने वाली है, नॉर्मल पे ही। अब ध्यान से देखें, अगर हमारे पास इसको क्या किया जाए, दो कंपोनेंट में ब्रेक किया जाए, इधर और इधर, ये 30 डिग्री तो क्या होगा, ये 30 डिग्री, अगर इसका मास m है तो u को अगर इधर ध्यान दें तो ये इधर सिंपल क्या चला जाएगा, u cos थीटा इधर चला गया, और u sin थीटा कहाँ चला गया, इस साइड में चला गया। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए, इसकी अगर ध्यान से बात की जाए, तो ये 30 तो क्या होगा, ये 30 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, u cos 30 इस तरफ चला गया, और u sin 30 क्या चला गया, इस तरफ चला गया। ये दोनों क्या हो गए, ये आप देखिए चेंज इन मोमेंटम अगर मैं निकालना चाहूँ एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, मैं पी एक्स की बात करूँ, अब देखिए पहले क्या था, इस डायरेक्शन में था, अब क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। तो पी आई इनिशियल की अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस पे, तो क्या था, एम मास यू कॉस 30, ठीक है, इस डायरेक्शन में था, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में था। और पी फाइनल की अगर मैं बात करूँ एक्स डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, -mu cos 30 डिग्री, ये डायरेक्शन हो गया। तो पहले इसका क्या था, पहले भी यही डायरेक्शन था, बाद में भी इसका डायरेक्शन हो गया। तो जो चेंज इन एक्स क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, अगर इसको करेंगे mu cos 30 माइनस के साथ में -mu cos 30, पहले वाले के केस के तरीके से क्या आ गया, -2mu cos 30 आ गया, माइनस के साथ में यहाँ पे आया। तो अब देखिए -2mu cos 30 का क्या मतलब हो गया, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि अभी ये होने वाली है। अब चलो वाई एक्सिस पे मोमेंटम देखते हैं हम लोग, तो जो फाइनल मोमेंटम आ गया यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पे फाइनल जो आया वो आया चेंज इन मोमेंटम, ये आया एक्स एक्सिस के केस में। वाई एक्सिस के केस में देखते हैं, जो P इनिशियल वाई एक्सिस में है वो क्या है, mu sin 30 डिग्री, और जो P फाइनल है तब भी नीचे की डायरेक्शन थी, तब भी नीचे की डायरेक्शन है P फाइनल। वाई मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, u sin 30 डिग्री हो गई। अब अगर यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगेन देखिए, चूंकि कोई मोमेंटम में कोई चेंज वाई एक्सिस में तो हो ही नहीं रहा, तो किस में हुआ, एक्स डायरेक्शन में होती है, भी क्या हुआ, नॉर्मल टू द वॉल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये हमारा क्या मिल गया, दोनों के केस में फोर्स की जो डायरेक्शन होने वाली है, किसकी डायरेक्शन होने वाली है, चेंज इन मोमेंटम की। मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है,
नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में थी, ये वाली पहले ये मोमेंटम की डायरेक्शन थी, फिर टकराने के बाद ये डायरेक्शन हो गई, तो मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। अब आइए जरा दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। पहले केस में जो मोमेंटम था हमारे पास वो कितना आया था, आपको पता है -2 mu आया था। दूसरे के केस में -2 mu cos 30 डिग्री आया है, ठीक है। ये 2 mu कट गया, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया, ये cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है, आप सभी को पता होगा 1/√3/2 होता है। ये क्या आ गया, 2/√3 आ गया। इसको सॉल्व करने पर लगभग 1.2 आएगा। तो वही क्या है कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो पी एक्स एक्सिस में जो पहले केस फर्स्ट में था तो क्या होगा, 1/2 टाइम्स जो चेंज इन मोमेंटम है एक्स एक्सिस में केस सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा क्या यही आंसर आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर इसके बाद हमने देखा इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स कैसे चेंज इन मोमेंटम के टर्म में लिखा जा सकता है, चेंज इन मोमेंटम के थ्रू हमने कैसे किया फोर्स की डायरेक्शन निकालने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की हमने, जो है न्यूमेरिकल भी इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स पे सॉल्व किए। उसके बाद हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ में आए। न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने ये देखा कि पहले जो दो लॉज हैं हमारे पास, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ये क्या बताते हैं, एक्सटर्नल अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट के मोशन में कितना चेंज आता है उसको मैथमेटिकली ये क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिसको हमने F = dp/dt = मास इंटू एक्सेलरेशन से दिखाया था। थर्ड लॉ में हमने क्वेश्चन पूछा, थर्ड लॉ के लिए हमने क्वेश्चन पूछा कि क्या जो है दो बॉडी जो एक दूसरे पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स दूसरे पे लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए कोई अदर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो ऑब्जेक्ट दूसरे पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, क्या इंटर्न जिस पे वो फोर्स लगा रहा था वो भी उस पर फोर्स लगा रहा होता है। तो हमने पहला केस देखा जब बॉडी कांटेक्ट में थे, तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसको समझा कि हाँ बिल्कुल सही थे, चाहे स्प्रिंग बैलेंस का केस ले लें, चाहे सेलर बोट का केस ले लें, चाहे जो है हम ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड के एग्जाम्पल ले लें, या फिर हम लोगों ने अगला केस देखा कि जब बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है, अर्थ और जो है एक स्टोन का केस लिया था, स्टोन अर्थ की तरफ आ रहा था, क्या स्टोन भी जो है अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना अर्थ जो है स्टोन पे लगा रहा था। हमने देखा था बिल्कुल लगा रहा था, और इसको हम लोगों ने फील भी किया, देखा भी। तो आपसे मिलते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ के स्टेटमेंट के साथ में नए वीडियो में। आज के आपके टाइम के लिए धन्यवाद।